इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का हिंदी में सारांश देखेंगे। अंग्रेजी में इससे पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है पार्ट वाइज, तो बहुत लोगों ने हिंदी में भी कहा कि इसका अपलोड कर दीजिए। तो उन्हीं लोगों के हेल्प करने के लिए ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की समरी यानी सारांश को मैं हिंदी में ला रहा हूँ। मुख्य पॉइंट बातें हम लोग देखेंगे जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होंगी। तो पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो जारी किया गया था वर्ष 2006-07 में, और इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 16th एडिशन है, 16वां एडिशन है। और इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में 13 अध्याय है। तो आपको ये क्लियर तो होगा है कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना, एक सरकारी लेखा जोखा होता है जिसमें पिछले एक वर्ष के जितने भी आर्थिक गतिविधियां होती है उन सब का ब्यौरा होता है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ये आपके बीपीएससी में इंटरव्यू परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए सभी जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह पे काम देने वाला है ना। तो इसमें 13 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय जो है इसका है बिहार की अर्थव्यवस्था अवलोकन। तो पहला फैक्ट इसमें आ रहा है कि बिहार की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है उसकी जो वृद्धि दर थी 2020-21 में वो 2.5% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी वृद्धि दर 2.5% जीएसडीपी की है। जीएसडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के केस में ये क्या होता है, जीडीपी होता है। ठीक है, तो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट भी आप जो है अपना जब नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पर मेंशन करके आप लिख सकते हैं। तो कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, तो डाटा क्या होता है एक साथ में आपके दिमाग में जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जीएसडीपी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में वर्तमान मूल्य पे जो था 6,18,630 करोड़ रुपए था। और ये जो फैक्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो वर्तमान मूल्य पे दिया गया है ये आपको एकदम डिजिट बाय डिजिट याद होना चाहिए। स्थिर मूल्य वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये 4,19,880 करोड़ है, देखे रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वर्तमान मूल्य पे ये आपको पूछता है। ठीक है, और इसमें क्या कीजिएगा, जो पुराना वाला आर्थिक सर्वेक्षण होगा ना उसमें भी आपका ये दिया हुआ होगा, बस यहाँ पर क्या होगा 2019-20 लिखा हुआ होगा। तो उसका जीडीपी भी आप देख लीजिएगा कि कितना था जीडीपी। इन दोनों को मिला करके आप पढ़ेंगे, और समय मिलेगा तो मैं भी आपको करवा दूंगा दोनों का कंपैरिजन, इस बार का। तो आप जो है ये वाली फैक्ट को आप पुराने वाले जो इकोनॉमिक सर्वे होंगे 19 से 20 का उसको भी देख लीजिएगा, दोनों को एक साथ में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है 2020-21 में बिहार का जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद है यानी एनएसडीपी है वो वर्तमान मूल्य पे 5,66,470 करोड़ रुपए थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, प्रति व्यक्ति आय। इसको भी आप नए वाले आर्थिक सर्वेक्षण और पुराने वाले आर्थिक सर्वेक्षण दोनों से पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में जो थी वो 50,555 रुपये थी। ये प्रति वर्ष का हिसाब है, वर्तमान मूल्य पे ये माना गया है। माने कि एक आदमी बिहार में औसतन जो है 50,555 रुपये कमाता है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वो पटना ही होगा, जहां पर एक आदमी जो है औसतन जो है 1,31,000 रुपये प्रति वर्ष कमाते हैं, और वहीं न्यूनतम जो है वो शिवहर में 19,000 रुपये प्रति वर्ष कमाते हैं वहां के लोग, है ना। तो ये जो है ना आपको ये वाला लाइन जो है कि प्रति व्यक्ति आय वाला, ये आप पिछले बार का भी देख लीजिएगा, और वर्तमान मूल्य पे जो है 6,18,630 करोड़ का, इसको भी दोनों ईयर का आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है पूछने का। चलिए अब 2020-21 में जो है जीएसडीपी में जो किस किस क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है जीएसडीपी में वो 19.2% है, जिसमें कि गिरावट आई है। द्वितीय क्षेत्र में जो है 19.5% है, उसमें भी गिरावट आई है। तृतीय क्षेत्र में 61.2% की इंक्रीमेंट हुई है। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोरोना का समय चल रहा था तो सब कुछ बंद था, तो जो फिजिकल वाला पार्ट था वो बंद था, लेकिन ऑफलाइन जो वर्चुअल वाला पार्ट था वो जारी था, इसलिए इसमें इंक्रीमेंट हुआ, बाकी सब में डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2%, द्वितीय क्षेत्र की 19.5%, तृतीय क्षेत्र की 61.2% है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये पेज जो है ना, पहला चैप्टर बिहार की अर्थव्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आप पिछले वाले अर्थव्यवस्था, पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण से भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अध्याय 1 को ज़रूर कर लीजिएगा।
फिर चलिए देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों 2016-17 से लेकर के 2020-21 के दौरान जो डिफरेंट क्षेत्र का जो वृद्धि दर रहा उसको देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर 2.3% था, द्वितीय क्षेत्र का 4.8% था, तृतीय क्षेत्र का 8.5% था। लेकिन ये जो था वो पिछले 5 वर्षों में है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये वाला हो जाता है कि वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर कितना था, प्राथमिक का 0%, द्वितीय का 2.2%, तृतीय का -0.1%। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। कृषि वानिकी मत्स्य जो क्षेत्र है उसका जो वृद्धि दर था वो 3.7% था, और पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक का 11.9% था। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का ये इतना था वृद्धि दर 3.7%, और पशुधन का जो था 11.9% था। अब दो सबसे समृद्ध जिले जो हुए वो पटना और बेगूसराय आते हैं, वहीं पर सबसे गरीब जिलों में जो है अररिया और शिवहर आता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ सकता है। ठीक है, ये पिछले बार भी सेम ही रहा है। अब उसके बाद आते हैं अध्याय 2 राज्य वित्त। ये भी आप पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण से मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सरकार का जो कुल व्यय था 2020-21 में वो कितना था, 1,65,696 करोड़ था, जो कि जीएसडीपी का 26.8% था। ठीक है, कुल प्राप्तियां यानी कि कुल इनकम जो हुई थी वो 1,64,903 करोड़ की थी। तो यहाँ पर प्राप्तियां मतलब इनकम तो कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कि घाटा होगा, है ना। तो राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना था, 29,828 करोड़ रुपए की घाटा था, राजकोषीय घाटा, जो कि 4.8% ऑफ जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.8% था सकल राजकोषीय घाटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पिछले वाले से भी जरूर आप याद रखिएगा, पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण से। तो सरकार की अब देखते हैं कि कुल जो कर्जा है सरकार के ऊपर में, बिहार सरकार के ऊपर में, वो कितना है, तो 2,27,196 रुपये। ठीक है, 2,27,196 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि जीएसडीपी का 36.7% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य वित्त वाला और अध्याय 1 वाला अर्थव्यवस्था वाला, ये दोनों आप जो है ना वो पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण से भी ज़रूर कर लेंगे। 2-4 फैक्ट होंगे, कंपेयर करके पढ़ लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प ही करेगा ये। अब है केंद्र से बिहार को प्राप्त कुल जो ऋण है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिहार सरकार को कुछ पैसे देती है कर्जे के तौर पे, तो वो 5,559 करोड़ रुपए थी, और कुछ पैसे देती है सहायता अनुदान के रूप में यानी ग्रांट इन एड के रूप में, तो वो 31,764 करोड़ रुपए थी। तो ये सहायता अनुदान वाला याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है राजस्व घाटा, जैसे हमारा कुल प्राप्तियां हुई, कुल व्यय हुआ, उसी तरह से राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय होता है, और उसी तरह से पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत आय होता है। तो राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर होता है। तो ये कितना है, 11,325 करोड़ का है, 1.8% ऑफ जीएसडीपी है। तो ये वाला घाटा और सकल राजकोषीय घाटा जो है ना वो आप याद रखिएगा 4.8% था। दूसरी बात ये है कि इन सब का डेफिनेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सकल राजकोषीय घाटा कितना था, 4.8% था। इसका मतलब कि इतने पैसे की ज़रूरत होगी सरकार को बाहर से, है ना। इसको ऐसे समझिए कि आपकी इनकम 10 रुपये है और आपने खर्चा कर दिया 12 रुपये का। ठीक है, तो अब जो है आपका कितना हो गया ये वाला, तो 2 रुपये का अंतर हुआ ना। तो ये 2 रुपये आप कहाँ से लाइएगा, तो ये 2 रुपये आप या तो किसी से मांगिएगा या कोई आपको सहायता देगा, है ना। तो फ्री में तो कोई सहायता करेगा नहीं, तो उतना आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा यही मतलब होता है राजकोषीय घाटा का। चलिए अब अध्याय 3 में आते हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की जो वृद्धि दर थी वो 2.1% थी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की जो वृद्धि दर थी वो 2.1% थी। उसी तरह से 2020-21 में जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पर कुछ डाटा लिखे हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले वर्ष में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो 17.95 लाख टन था, कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन था, कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन है, कुल जो दूध उत्पादन था वो 115.01 लाख टन था, कुल अंडा उत्पादन जो था 301.32 करोड़ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ये वाला याद करना होगा। इसी को मैंने डायग्राम के रूप में दिखाया है। तो अगर आप जो है देखिए यहाँ पर डिफरेंस, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से आप इस तरह से लिख देते हैं डायग्राम बना करके, तो काफ़ी अट्रैक्टिव
इफेक्टिव हो जाता है। तो मेंस में भी आपको नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा ही करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2012 से बिहार को अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रगति की है बिहार ने, है ना। तो ये 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जो है जीत चुकी है। उसके अलावा बिहार सरकार जो है जैविक पट्टी यानी जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 13 जिलों में जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रही है, उसको विकसित कर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको बहुत समय से ही याद चला रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐप है बिहान ऐप। इसको कृषि विभाग द्वारा विकसित किया गया है किसानों को डिजिटलाइज फार्मर सर्विसेज देने के लिए। जैसे किसी चीज़ का SMS है, किसी चीज़ का अलर्ट देना है, तो उन सब चीज़ों की सर्विसेज के लिए ना ये बिहान ऐप का डेवलपमेंट किया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। और बहुत सारे जो डिजिटल एप्लीकेशन अभी तक इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है इस बिहान ऐप के द्वारा। तो ये बिहान ऐप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ज़रूर याद रखिएगा, बिहान ऐप। ठीक है, चलिए 2019-20 में जो है फसल संघनता तीव्रता जो थी यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी 144% थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है ना। सकल शस्य क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये आप हर एक बार करके जाएंगे लेकिन कभी कभी पूछती है, कभी कभी नहीं भी पूछती है। मेनली अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर और वित्त व्यवस्था वाला चैप्टर, इन दोनों को आप जरूर करके जाइएगा। सकल सिंचित क्षेत्र है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है 54.34 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल जो है 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो ये वाली फैक्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना इन तीनों को आप जरूर याद करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। फिर अध्याय 4 है इंडस्ट्री उद्यमिता क्षेत्र। तो बिहार में जो राज्य में जो है बिहार राज्य में औद्योगिक निवास के लिए यानी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग जो हैं अभी वो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है यानी फूड प्रोसेसिंग है, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इन 3 जो क्षेत्र है ना ये सबसे ज़्यादा आकर्षक है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिहार राज्य में। कुल चीनी उत्पादन जो 2020-21 में हुआ है वो 46.22 लाख टन क्विंटल है। और बिहार में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम ला रही है बिहार सरकार। उसी में ये तीनों पॉलिसी है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई थी 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत में, ये 2017 में लाई गई थी, ये वर्ष याद रखिएगा। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाई गई है 2021 में ऑक्सीजन उत्पादन के बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। फिर उसी तरह से एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाई गई है एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज़ जो है आपको ये पॉलिसी जो है याद रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं अध्याय 5 में श्रम नियोजन एवं प्रयास। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, चिंता करने की बात नहीं है। तो श्रम नियोजन एवं प्रवास यानी कि लेबर एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है मतलब जितने जनसंख्या के लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए बिहार में सबसे कम है। ठीक है, और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है ना वो पुरुष के केस में 6.5 और 8.5 है और महिला के केस में 9.5 और 7.8 है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है, ये भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि शहर में ज़्यादा पुरुष काम करते हैं और गांव में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका रेशियो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो दोनों के लिए बिहार में सबसे कम है पूरे देश में। चलिए, अब निर्भरता अनुपात है 2019-20 में वो 62% है। देश में सर्वाधिक थी ये। बिहार राज्य में जितना भी आबादी है उसका 62% आबादी जो है वो बाकी 38% पे डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप एक इनकम करने वाले परिवार के सदस्य हैं तो आपके माता पिता की भी आप पे जिम्मेदारी होगी, आपकी पत्नी की भी जिम्मेदारी होगी, बाल बच्चों की भी जिम्मेदारी अपनी आप ही पे होगी। तो एक कमाने वाला और बहुत सारे डिपेंडेंट है उस पे, है ना। निर्भरता अनुपात जो है वो 62% है। देश में सबसे अधिक है बिहार के केस में, और भारत में ये रेशियो कितना है? 46.4% है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 2020-21 में जो है ना बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है, 462 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार की कुल जनसंख्या जितनी भी है उसके 46% केवल बच्चे ही हैं। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कीजिएगा। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा रही है। जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर है, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, तो बहुत सारे उपाय हैं। शहरी क्षेत्र में तो स्किल होना चाहिए आपके पास में, तभी अच्छे रोजगार मिलेंगे, है ना। अनस्किल्ड वर्कर
तो उतने एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा है। फिर उद्योग जिसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, मतलब ऐसे इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं, वो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, और मत्स्य मतलब फिशरी। तो इन तीनों क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। 2020-21 में बीपीएससी ने जो 4,586 रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है। ठीक है, ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। अध्याय 6 अधिसंरचना एवं संचार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। तो राज्य में जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क है ना, वो 1,02,306 किलोमीटर है, 2021 का यह डेटा था। और जो रोड डेंसिटी है हमारे बिहार में वो 3,086 है, और रोड डेंसिटी के मामले में जो है बिहार तीसरे नंबर पे आता है देश में। प्रथम नंबर पे केरल आता है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है ना, और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। रोड डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई। ठीक है, तो रोड डेंसिटी के मामले में बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, 3,086 है। चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी आप बता दीजिए कमेंट में। बिहार को इंडिया पोस्टल जो पेमेंट बैंक थी उसके सर्वाधिक खाते खोलने के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के सर्वाधिक ब्रांच जो हैं वो बिहार में ही खोले गए हैं। चलिए उसके बाद है अध्याय 7 यानी कि ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में जो है ये 2 लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, और इसको आप प्रीवियस ईयर जो आर्थिक सर्वेक्षण था उससे भी मैच करके आप पढ़ेंगे। 2020-21 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो थी 350 यूनिट की थी। एक आदमी 350 यूनिट बिजली जो है वो साल भर में खपत करता है। ये आप पिछले बार भी देख लीजिएगा 2019-20 का क्या आंकड़ा था। 2020-21 में बिजली की पूरी खपत जो थी वो राज्य में 3,14,000 करोड़ यूनिट थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि बिजली की जो उपलब्ध क्षमता है 2020-21 में वो 6,422 थी। इसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई होगी, है ना। तो वो कितना बढ़ोतरी हुआ था ये आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर आर्थिक सर्वेक्षण से। तो ये वाला फैक्ट जरूर आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर आर्थिक सर्वेक्षण से। तो इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि दोनों आर्थिक सर्वेक्षण से आपको कौन कौन सा फैक्ट देखने की ज़रूरत है एक बार क्विक में। तो ये वाला फैक्ट यानी प्रति व्यक्ति बिजली खपत और बिजली की उपलब्ध क्षमता, ये दोनों फैक्ट आप प्रीवियस ईयर वाला से भी देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क ये भी आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाले से। ठीक है, इसके अलावा जो है कि आपको ये वाला कि जो निर्भरता रेशियो है वो आप देख लीजिएगा, बदलता रहता है ना, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सब फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा, अलग बात है। बिहार की ये बच्चा वाला देख लीजिएगा कि 46% बच्चा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना यहाँ पर उतना कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है ना कृषि और सहवर्ती क्षेत्र है ना, इसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर आर्थिक सर्वेक्षण से। और जो अध्याय 2 था यानी कि वित्त वाला, उसमें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो अर्थव्यवस्था वाली थी पहली चैप्टर, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, खास करके वृद्धि दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर, डिफरेंट क्षेत्र के वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय, है ना, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे ज़्यादा जीएसडीपी में किस क्षेत्र की भागीदारी है, ये सब वाले चीज़ आप देख लीजिएगा। तो 3 चैप्टर आप पूरा देख लीजिएगा, ऊर्जा सेक्टर भी थोड़ा सा मिला करके उसमें से देख लीजिएगा। बाकी बचे हुए चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।